हेलो गाइस, आप सबका हमारे चैनल वन विजन साइंस में स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे कि उपसहसंयोजक यौगिकों में बॉन्डिंग को समझाने के लिए कौन कौन सी थ्योरीज आई, कौन कौन से सिद्धांत आए। तो हमने पढ़ लिया था कि वीबीटी संयोजकता बंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है, उसने क्या बताया और उसने उपसहसंयोजक यौगिकों में बॉन्डिंग को किस तरीके से समझाया। अब उसमें कुछ कमियां थी तो दूसरा सिद्धांत आया और वो था कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो इस सिद्धांत ने उपसहसंयोजक यौगिकों की बॉन्डिंग को किस तरीके से समझाया, आज हम वही पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, इसे हम बोलते हैं CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बोलते हैं। तो ये सिद्धांत दिया तो किसने था, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं। बेथे ने ये सिद्धांत दिया। बेथे नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये सिद्धांत दिया और उन्होंने कुछ अवधारणाएं दी, कुछ मुख्य बिंदु बताए, कुछ मुख्य पॉइंट्स बताए। तो इन्होंने बताया कि केंद्रीय धातु उपसहसंयोजक यौगिकों के अंदर जो केंद्रीय धातु आयन होता है और जो लिगेंड्स होते हैं उनके बीच में एक स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है या एक आयनिक बॉन्ड होता है। इन्होंने बताया कि केंद्रीय धातु सेंट्रल मेटल आयन केंद्रीय धातु आयन तथा लिगेंड के बीच एक स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है। स्थिर वैद्युत आकर्षण बल या आकर्षण बंद होता है या आयनिक बंद भी बोल सकते हैं हम इसे। और इसने ये बताया कि इनके बीच में जो स्थिर विद्युत आकर्षण बंध या आयनिक बंध होता है वो होता क्यों है। वो इस वजह से होता है कि धातु के ऊपर धनावेश होता है और लिगेंड के ऊपर ऋणावेश होता है। इस धनावेश और ऋणावेश के कारण ही इसके अंदर जो सहसंयोजक यौगिक है उनके अंदर आकर्षण बल होता है या आयनिक बंध होता है। ये तो इन्होंने ये दो पॉइंट्स में ये बताया। और अब इन्होंने ये बताया कि अगर लिगेंड के ऊपर ऋणावेश नहीं हो और लिगेंड उदासीन हो तो वो द्विध्रुव बना लेता है। एक ध्रुव मतलब द्विध्रुव बना लेता है, मतलब उदासीन है कोई संकुल कि प्लस माइनस चार्ज बराबर है उसके ऊपर, तो वो करेगा क्या कि द्विध्रुव बना लेगा, दो ध्रुव बना लेगा, एक तरफ बना लेगा ऋणावेश। जैसे ये कोई उदासीन संकुल है, माइनस भी है इसके अंदर, प्लस भी है, माइनस भी है, प्लस भी है। तो ये उदासीन संकुल है और द्विध्रुव कैसे बना लेगा, जैसे ये दो ध्रुव बना लेगा, एक तरफ माइनस माइनस होंगे और एक तरफ प्लस प्लस चार्ज होंगे। तो ऐसे द्विध्रुव बना लेगा और द्विध्रुव के अंदर जो ऋणावेशित ऋणायन का जो सिरा है वो हमेशा धातु के धनावेश की तरफ होगा और उनके बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होगा, उनके बीच में एक आकर्षण होगा जिससे जिससे उनके बीच में एक आयनिक बंध उपस्थित रहेगा। ये चीज तो इसने बताई क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत ने। और मेनली क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत हमें ये बताता है कि डी कक्षक जो धातु के डी कक्षक होते हैं उनका विभाजन किस तरीके से होता है, ये बताया। तो ये सिद्धांत ये कहता है कि धातु के पास समान ऊर्जा के डी कक्षक होते हैं। धातु के पास समान ऊर्जा की डी कक्षक होते हैं। डी कक्षक, डी के 5 कक्षक उपस्थित होते हैं डी के अंदर। ये डी के 5 कक्षक है, डी कक्षक है।
तो ये अभी समान ऊर्जा के डी कक्षक है धातु के पास, और जो समान ऊर्जा के डी कक्षक होते हैं उन्हें हम बोलते हैं समभ्रंश कक्षक। उन्हें हम बोलते हैं समभ्रंश कक्षक, समभ्रंश कक्षक बोलते हैं। तो समान ऊर्जा के डी कक्षकों को हम समभ्रंश कक्षक कहते हैं। इन डी कक्षकों के पास जब लिगेंड आते हैं तो ये डी कक्षक क्या होते हैं, विभाजित हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं ये डी कक्षक। जैसे ही धातु के डी कक्षकों के पास लिगेंड आते हैं, धातु के डी कक्षक लिगेंड के संपर्क में आकर विभाजित हो जाते हैं। ये धातु के डी कक्षक होते हैं जो लिगेंड के संपर्क में आकर विभाजित हो जाते हैं। तो अब इनमें विभाजन किस तरीके से होता है ये हम समझेंगे इस क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत के द्वारा। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के द्वारा धातुओं के अंदर हम डी कक्षकों के विभाजन को समझेंगे। तो पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि अष्टफलकीय संकुलों में विभाजन कैसे होता है। अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन देखेंगे हम। तो हम देखेंगे पहले अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन। अब अष्टफलकीय उपसहसंयोजक संकुल होते क्या है, जो अष्टफलकीय ज्यामिति बनाते हैं वो ऐसे होते हैं CO, जैसे ये कोई धातु है कोबाल्ट, इसके साथ 6 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, और 3 ये कोई संकुल है तो ये 6 लिगेंड्स जुड़े हुए हैं, और ये केंद्रीय धातु है। ये तो है केंद्रीय धातु आयन और ये है लिगेंड, ये 6 लिगेंड है, और जब इसकी ज्यामिति हम बनाएंगे तो वो अष्टफलकीय बनेगी। तो इन अष्टफलकीय संकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र का विभाजन किस तरीके से होता है ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास धातु के डी कक्षक उपस्थित है। धातु के डी कक्षकों का विभाजन हम देख रहे हैं, ये डी कक्षक है धातु के डी कक्षक। इनकी ऊर्जा अभी बिल्कुल समान है तो इन्हें हम बोलेंगे समभ्रंश कक्षक, इन्हें हम बोलते हैं समभ्रंश कक्षक। तो इन डी कक्षकों के संपर्क में जब लिगेंड्स आते हैं तो इनकी ऊर्जा, ये जो डी कक्षक है वो 2 ऊर्जा स्तरों में विभाजित हो जाते हैं। मतलब होता क्या है कि इस डी कक्षक के, जो धातु की डी कक्षक है, उनमें जब लिगेंड के संपर्क में आता है, आकर लिगेंड्स के संपर्क में आ गया, ये डी कक्षक जो धातु की डी कक्षक है वो लिगेंड्स के संपर्क में आकर 2 ऊर्जा स्तरों में विभाजित हो जाता है, 2 ऊर्जा स्तरों में विभाजित हो जाता है। तो एक की ऊर्जा क्या होती है, एक की ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी एक ऊर्जा स्तर की, और दूसरे की ऊर्जा कम हो जाएगी। अब इनका विभाजन किस तरीके से होगा, तो ये डी कक्षक है, डी कक्षकों के अंदर डी कक्षक के हम बनाते कैसे हैं, ये बनाते हैं डी कक्षक। एक होता है Z और ये होता है Y और ये होता है X एक्सिस। जो ये 3 X एक्सिस है और इनके बीच में भी होगा ZX, YX और XZ। तो XZ, YZ, XY, Z स्क्वायर, X स्क्वायर और Y स्क्वायर, ये 5 डी कक्षक है। इनका विभाजन इस तरीके से होगा कि जो कम अगर लिगेंड संपर्क में आएंगे, जैसे ही इस डी कक्षक के संपर्क में कोई लिगेंड आएगा तो इनके बीच में लिगेंड, धातु के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन के बीच में
लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स और धातु के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में प्रतिकर्षण होगा, इन दोनों के बीच में प्रतिकर्षण, धातु के कक्षकों के बीच में और लिगेंड के कक्षकों के बीच में प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण से क्या होगा कि जो प्रतिकर्षण मतलब अब ये एक्स एक्स है और लिगेंड जब इसी तरीके से आएगा, लिगेंड इन कक्षकों की सिद्ध में ही आएगा, या तो एक्स एक्स से आएगा, वाई एक्स और जेड एक्सेस, इन कक्षकों की सिद्ध से आएगा, तो इनका एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स, एक्स वाई और जेड एक्सिस, एक्सिस के बीच जो एक्सिस के ऊपर जो कक्षक उपस्थित है उनके अंदर प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, और जिनमें ज्यादा प्रतिकर्षण होगा उनकी ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी, और जो कक्षक बीच में उपस्थित है, लोब्स के बीच में उपस्थित है, उनके अंदर प्रतिकर्षण कम होगा और उनकी ऊर्जा कम हो जाएगी। तो होगा क्या, तो जो कक्षक ये एक्स एक्सिस पे उपस्थित है, मतलब ये ओनली एक्सिस पे उपस्थित है, ये एक्सिस पे उपस्थित है, जेड जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये कक्षक हमेशा एक्सिस पे उपस्थित है, और ये जो एक्स जेड वाई जेड और एक्स वाई है वो एक्सिस के बीच में उपस्थित है कक्ष को, तो इनका प्रतिकर्षण कम होगा तो इनकी ऊर्जा कम हो जाएगी, इनका प्रतिकर्षण ज्यादा होगा तो इनकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो इन कक्षकों को हम बोलते हैं इजी कक्षक, और इन कक्षकों को बोलते हैं हम, इस ग्रुप को बोलते हैं T2Z ग्रुप, T2Z समुच्चय और इजी समुच्चय, इजी बोलते हैं इन दोनों के ग्रुप को और इन तीनों के ग्रुप को हम बोलते हैं T2Z। तो इनकी इजी की ऊर्जा ज्यादा हो गई क्योंकि इनका प्रतिकर्षण ज्यादा हुआ है। तो जेड स्क्वायर, ये दो कक्षक है, जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी, जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और इधर जो तीन बचे डी एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, तो ये तीन कक्षक है, इन्हें बोलते हैं हम T2Z और इसे बोलते हैं इजी। तो इन दो ऊर्जा स्तरों में इन डी कक्षकों का विभाजन हो गया है। जैसे ये लिगेंड्स के संपर्क में आए हैं धातु की डी कक्षक, इनका इन दो में विभाजन हो गया है। तो इस विभाजन होता क्यों है, ये विभाजन लिगेंड के क्रिस्टल क्षेत्र के कारण ये विभाजन होता है, लिगेंड के क्रिस्टल क्षेत्र के कारण, क्रिस्टल क्षेत्र के कारण ये विभाजन होता है। इस वजह से इसे बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा, इन दोनों के बीच को बोलते हैं हम क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा, जिसे दर्शाते हैं हम डेल ओ से, डेल ओ, डेल का मतलब होता है क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा, और ओ से मतलब है ओक्टाहाइडल, मतलब अष्टफलकीय संकुलों के लिए। इसका मान हम tan dq से भी दर्शाते हैं, ये tan dq के बराबर होता है, डेल ओ tan dq के बराबर होता है। इन दोनों में होता है, ये ऊपर वाला जो बीच सेंटर से जो ऊपर वाला होता है 0.6 के बराबर होता है, और जो नीचे वाला होता है 0.4 के बराबर होता है। ऐसे तो इनका विभाजन हो गया। अब इनमें इलेक्ट्रॉन किस तरीके से भरे जाते हैं ये हम देखते हैं, कि अगर डी कक्षक के पास हमारी जो धातु की डी कक्षक है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसके अंदर मान लिया 5 6 इलेक्ट्रॉन्स है, इस धातु के पास 6 डी कक्षक में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन दो तरीके से भर सकते हैं, या तो 1 2 3, पहले एक एक भरे सब में, या तो सब में एक एक भरे, या पहले इसको पूरा भरे, या तो ये पूरा भरे या पहले सब में एक एक भरे। तो ये कैसे भरा जाता है कि अगर डी ज्यादा है, ये क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा डी नोट अगर ज्यादा है, प्रबल लिगेंडों की क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा ज्यादा होती है, क्योंकि प्रबल लिगेंड ना, इनकी प्रबल लिगेंड जब इसके संपर्क में आता है धातु के डी कक्षकों के, तो ये जो विभाजन ऊर्जा है उनका गैप, ये गैप जो है क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा का वो ज्यादा हो जाता है। अगर प्रबल लिगेंड होते हैं, प्रबल लिगेंड्स के लिए ये गैप होता है वो ज्यादा हो जाता है,
और दुर्बल लिगेंड्स में ये गैप कम होता है। तो जब प्रबल लिगेंड्स के पेयरिंग ऊर्जा बोलते हैं इसे, पेयरिंग मतलब भरने की ऊर्जा, इनके बीच में युग्मन की ऊर्जा, युग्मन, जो युग्मन होता है ना, इलेक्ट्रॉनों के भरने की युग्मन ऊर्जा है ना, वो कम हो जाती है। मतलब प्रबल लिगेंड में डेल नोट, ये विभाजन ऊर्जा ज्यादा होती है और जो युग्मन होने की जो ऊर्जा है वो कम हो जाती है। तो ये ऊर्जा कम होने की वजह से क्या होता है कि इनका युग्मन हो जाता है। और अगर दुर्बल लिगेंड होता है तो उनके बीच में ये पेयरिंग ऊर्जा ज्यादा हो जाती है, डेल नोट, जो विभाजन ऊर्जा कम होती है। तो विभाजन ऊर्जा कम, इनके बीच में गैप कम होने की वजह से पहले एक एक भरे जाएंगे सब में, फिर इनका युग्मन स्टार्ट होगा, फिर ये युग्मित होना शुरू होंगे। और प्रबल लिगेंडों में पहले युग्मित होंगे और फिर ऊपर वाले में भरना शुरू होंगे। और दुर्बल लिगेंड्स में सब कक्षकों में पहले एक एक भरे जाएंगे, फिर उनके अंदर युग्मन होना शुरू होगा। तो ऐसे अष्टफलकीय शंकुलों में क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन को हम क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत से समझा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।